नमस्कार, एएनबी न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं हूं सुनील कुमार हिमाचली। और सबसे पहले एक जरूरी सूचना, जिस तरह से मुल्क में दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े, उसके संक्रमितों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, तो आप सबसे अनुरोध है कि आपके आस पड़ोस में या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति कोरोना का जिसमें लक्षण दिखें या उसके इस संबंध में जो कोई बाहर से आया हो तो उसकी जांच जरूर करवाएं और खुद को इस वायरस को खत्म करने में सभी सहयोग दें। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए रेड अलर्ट के बीच मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश जारी है। मुंबई के विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा के कारण जलभराव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के पिछले 12 घंटों में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। आईएमडी ने बुधवार को कहा कि 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश वाले पश्चिमी उपनगरों पर अधिक प्रभाव पड़ा है। महाराष्ट्र मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़, पुणे, अहमदनगर और नासिक जिलों के रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, जबकि मुंबई के लिए चेतावनी सिर्फ बुधवार के लिए थी। ठाणे और पालघर में नासिक के लिए बुधवार को गुरुवार के दोनों के लिए जो है वो चेतावनी दी गई है। वहीं पटना के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सूचना देने के बाद भी हमारे अधिकारियों का सहयोग नहीं किया गया। साथ ही कहा कि अब तो मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया है कि जांच नहीं करने देंगे, जिसके बाद कहा कि जांच नहीं करने दे रहे हैं तो एसपी को वापस लाया जाए। ये सारी बातें जो है सुशांत सिंह सुसाइड मसले पर डीजीपी बिहार के गुप्तेश्वर पांडे ने कही हैं और अब इस मसले पर जो है वो जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हमारे एक अधिकारी विनय तिवारी जो यहाँ के सिटी एसपी हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन को लीड करने के लिए भेजा गया था और उनको कोऑर्डिनेशन करने के लिए भेजा गया था महाराष्ट्र में, मुंबई में, वहां के वरीय पदाधिकारियों के साथ, और सूचना देकर के भेजा गया था। कोई चोरी छुप के नहीं भेजा गया था। पहले एडवांस में रिटेन में, इन राइटिंग में मेल करके सूचना दिया गया था। सीनियर एसपी ने दूरभाष पर भी बांद्रा एसपी को बात किया था और बताया था कि हमारे अधिकारी जा रहे हैं। वहां के आईजी हेडक्वार्टर को भी बताया था इनको आईपीएस मेस उपलब्ध कराया जाए, सरकारी काम से जा रहे हैं। आईपीएस मेस नहीं मिला, कोई उसकी बात तकलीफ नहीं है, लेकिन अपनी व्यवस्था से उन्होंने किसी तरह एक सरकारी गेस्ट हाउस में अपने रहने की व्यवस्था की। तो रात में मध्य रात्रि को जाकर के कैदी की तरह उनको स्टैंप करके क्वारंटीन कर दिया। आप बाहर नहीं निकल सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते, आप कोई जांच नहीं कर सकते, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। 4 अधिकारी गए थे एक सप्ताह पहले, उनको आपने क्वारंटीन किया। आपने उनको क्वारंटीन, हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई क्वारंटीन कर लिया, ठीक है, अब तो एग्जेम्प्ट कर दो। आप नहीं चाहते कि हम इनको नहीं घूमने देंगे, नहीं बात करने देंगे, नहीं इन्वेस्टिगेशन करने देंगे। वो उन्होंने खुला रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन बोल भी दिया कि हम नहीं करने देंगे। तो हमने कहा कि तो आने तो दो, कैदी बना के रखोगे, आने दो। ऑल इंडिया सर्विसेज का ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है वो, उसको वापस भेजो ना। उधर सुशांत सिंह राजपूत केस में वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि जब तक सीबीआई जांच चार्ज अपने हाथों में नहीं लेती, तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस जो है वो जांच में सहयोग करेगी। से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने खाली अगले हफ्ते लगाया है और ये बड़ा स्पष्ट बोल दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो क्वारंटाइन किया बिहार पुलिस को, वो बहुत गलत है। और जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है फॉर्मल नोटिफिकेशन के तहत, तब तक बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। और जिस दिन सीबीआई अपना नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ जाएगा टेक ओवर करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन को, उसके बाद से सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। इसलिए इन्वेस्टिगेशन को कहीं रोका नहीं है, न बिहार पुलिस को न सीबीआई को। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो सिर्फ पटना एफआईआर में ही हो सकता है, क्योंकि मुंबई ने तो एफआईआर दर्ज ही नहीं किया है। और सीआरपीसी बड़ा क्लियर है कि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज होने के बाद ही स्टार्ट होता है। इसलिए रिया का ये कहना है कि पटना में गलत हुआ है, लेकिन रिया ने पिटीशन में खुद कहा था कि मामला सीबीआई में जाना चाहिए। तो किसी के माध्यम से जाए सीबीआई, जब पिटिशनर खुद मांग रहा है तो फिर सीबीआई जब लेने को तैयार है, तो मेरे को तो समझ में नहीं आया कि क्यों फिर भी रखा है मैटर को। लेकिन खैर, वो हो सकता है इसलिए रखा है कि पटना में एफआईआर रजिस्टर हो सकता था कि नहीं हो सकता था,
वो देखिए मुंबई के हिसाब से तो कोई क्राइम हुआ ही नहीं है, वो तो चूंकि बचाना चाह रहे हैं तो उनके हिसाब से तो कोई क्राइम हुआ ही नहीं है। तो डिले होने से जरूर इसमें दिक्कत होगी, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है कि आज के हियरिंग के बाद मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस फुल कोऑपरेशन देगी पटना पुलिस को जब तक कि सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है। इसलिए अगर वो कोऑपरेशन देगी तो इन्वेस्टिगेशन सफर नहीं करेगा, अगर कोऑपरेशन नहीं देगी तो हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि आपके इतने स्पष्ट बोलने के बावजूद भी उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया पटना पुलिस के साथ। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान राम के चिर प्रतीक्षित मंदिर का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन पर बोलते हुए पुजारी गंगाधर पाठक ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भगवान श्री सीताराम की बड़ी कृपा हुई हम सबके ऊपर। जो भी यहाँ उपस्थित हैं, दूरदर्शन आदि के माध्यम से देख रहे हैं, अथवा जिसने इस पवित्र मुहूर्त के बारे में, आज की तिथि के बारे में जाना है, वे सारे के सारे सौभाग्यवान हैं और हमारा यह राष्ट्र धन्य हुआ। सबको पता है कि शताब्दियों से यह विवाद चला आ रहा था, कितनी जाने गई, क्या क्या नहीं हुआ, और भगवान की यह बड़ी कृपा ही हुई जो आज भगवान ने स्वीकृति प्रदान कर दी हम लोगों को, जो हम यह पूजन करें, भगवान का दिव्य राजव प्रसाद बनाने में हम लोग श्रम करें। बनाने वाले तो परमात्मा हैं, करने वाले तो भगवान हैं। और आज वेदियों का पूजन हुआ विधिवत, उसके बाद हम लोगों ने फिर मोदी जी का आगमन हुआ है, प्रधानमंत्री जी का, तो वहाँ पर गणेश जी का पूजन, भूमि का पूजन, कूर्म देवता का पूजन, अनंत भगवान का पूजन, है ना, बराह देवता का पूजन, फिर 9 शिलाओं का पूजन, कुर्म शिला सहित इन सब का पूजन हुआ। वहीं राज्यसभा सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने राम मंदिर और सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राम मंदिर में उद्धव ठाकरे को न्योता न मिलने पर राउत ने कहा कि अयोध्या सबकी है, हम फिर भी जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र सरकार पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पूरे उद्धव ठाकरे परिवार के खिलाफ यह साजिश उन्होंने बताया। ऐसा है कि आज एक सरकारी कार्यक्रम है जांच का, लेकिन अयोध्या में जाने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं। अयोध्या तो सबकी है, तो हम फिर एक बार जाएंगे। महाराष्ट्र के जो युवा नेता है हमारे आदित्य ठाकरे और पूरे ठाकरे परिवार के खिलाफ एक साजिश है, और ये साजिश मुझे लगता है महाराष्ट्र के खिलाफ, हमारे राज्य के खिलाफ। और जो भी ये साजिश कर रहे हैं उसको, इस साजिश रचने वालों को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भी मैं आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। सर, ये कंगना रनौत कह रही हैं कि जब महाराष्ट्र में आपके पिता ने गठबंधन तोड़ करके MBA की, कौन कंगना रनौत है? ये फिल्म एक्ट्रेस है सर। मुझे मालूम नहीं। फिल्म एक्टर के और उसके ऊपर अगर हम राजनीतिक, उस समय डर्टी पॉलिटिक्स नहीं था क्या? छोड़ दीजिए, एक्टिंग करो। रुक करते हैं हिमाचल का, जहां के धर्मशाला पहुंचते ही नूरपुर के विधायक और मुख्यमंत्री जयराम के नए सिपहालकार और प्रदेश के खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बीजेपी और सरकार की ओर से विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया। पठानिया ने कांग्रेस की ओर से निचले हिमाचल खासकर कांगड़ा को लेकर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के बयानों की अफवाह और भ्रम फैलाने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से फैलाए जा रहे इस भ्रम को मौजूदा बीजेपी सरकार पूरी तरह खत्म कर देगी। पठानिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री भी जयराम ठाकुर होंगे। धन्यवाद। ये जो भ्रम एक मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में कांगड़ा को लेकर, भाजपा को लेकर फैलाने का जो एक प्रयास किया जा रहा है, उस मिथ को मैं आज आपके बीच में स्पष्ट करने के लिए और समाप्त करने के लिए आपके बीच में आए हैं। मुझे आज तक समझ लगा कि ऐसा क्या विषय आया कि जिसमें कांगड़ा को लेकर बार बार इस बात की चर्चा आती है कि कांगड़ा का नेतृत्व और कांगड़ा और शीर्ष नेतृत्व के बीच में क्या सब कुछ ठीक नहीं है, या कांगड़ा को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की सेवाएं हम उसमें ले रहे हैं, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी की सेवाएं ले रहे हैं। उस भोलेनाथ की कृपा रही तो बहुत जल्द आपको 1-1.5 महीने के अंदर एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
का गठन कांगड़ा में करके दिखाएंगे आपको, ताकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे कांगड़ा में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो है वो कांगड़ा को मिले। उधर मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सुधाकर ने मोबाइल टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया। इस लैब से कोरोना संक्रमितों की जांच में सुविधा मिलेगी। इसके जरिए किसी भी कोरोना के इलाके में जांच की जा सकती है। इस मोबाइल लैब के जरिए हर रोज RT-PCR तकनीक से 25 से और LAISA तकनीक से 300 कोरोना वायरस के परीक्षण हो सकेंगे। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक गोधन न्याय योजना का पहला भुगतान किया। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। गोधन न्याय योजना हरेली के दिन शुरू किए थे और उस दिन हमने कहा था कि 15 दिवस के भीतर में भुगतान होगा। तो आज 5 अगस्त को इसकी पहली किस्त मिल गया है और हर महीने के 5 तारीख और 20 तारीख को इसका भुगतान होगा। 2 रुपये किलो के हिसाब से जो गोबर खरीदी की गई है 82,000 क्विंटल खरीदी की गई और उसकी राशि सबके खाते में जमा कर दी गई है। उसका लाभ बहुत गरीब तबके के लोगों को उसका मिला है, बहुत प्रसन्नता है। और दूसरी बात यह है कि आज महेंद्र कर्मा जी की आज जयंती है। इस अवसर पर तेंदुपत्ता संग्राहक है उस सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। भारत सरकार ने जो बीमा योजना थी उसको बंद कर दिया था, तो राज्य सरकार की ओर से उसको शुरू किया गया है, जिसमें तेंदुपत्ता संग्राहक की यदि मृत्यु होती है तो उसे 2 लाख रुपया, यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपये तक के उसे राशि का लाभ मिलेगा। तो AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपनी भड़ास निकाली है, जिस पर बिहिव के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पारंडे ने पलटवार किया है। हिंदू समाज यह तो निरंतर विश्व कल्याण की भावना करता है और इसीलिए यही धर्म का विश्व में जो सिद्धांत हिंदू समाज ने दिया है वह यह दिया है। इसलिए हिंदुओं को कोई धर्मनिरपेक्षता सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो धर्मांतरण करने वाली शक्तियां हैं, जो हिंदुओं की आस्था को तोड़कर गोहत्या करने वाली शक्तियां हैं, उनको धर्मनिरपेक्षता सीखने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें बहुत स्पष्टता से कही हुई है कि विश्व के कल्याण के लिए ही जो भारत की शक्ति उभरेगी उसका यह प्रारंभ है और यह भारतीय इतिहास के लिए एक स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाला प्रसंग है कि यह जो शक्ति भारत की खड़ी हो रही है वह शक्ति पूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है, लोक कल्याणकारी है। उधर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने अयोध्या PM मोदी द्वारा किए गए भूमि पूजन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, एक तरह से उन्होंने ठीक ही कहा कि राम जी पर आस्था रखने वाले दुनिया में जितने भी लोग हैं, यकीनन आज वो बहुत ही खुश होंगे, उनके अंदर हर्ष और उल्लास होगा। और हम लोग का भी ऐसा मानना है कि चूँकि हमारा देश आस्था का देश है और जहाँ जिसकी आस्था है उससे वो भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ है, तो ये बात ठीक है कि कई वर्षों से लगातार राम जन्मभूमि को लेकर एक विवाद चल रहा था और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये बात कही थी कि इसके 2 रास्ते हैं इस विवाद को समाप्त करने का। एक रास्ता है कि बातचीत करके कोई रास्ता निकल आए और दूसरा है कि इसको न्यायालय को सौंप दिया जाए और न्यायालय तमाम चीज़ों को देखते हुए अपना फैसला ले। क्योंकि ये जो डिस्प्यूट था ये टाइटल सूट का डिस्प्यूट था और इसीलिए दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन आखिर में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो आस्था को उन्होंने प्राथमिकता दी
कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, इसलिए उनका फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में आया। तो अब मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक विवाद जो चला आ रहा था देश के अंदर, वो ख़त्म होगा और फिर से एक सद्भाव और आपस में भाईचारगी का माहौल बनेगा। और जो उन्होंने भाषण में कहा प्रधानमंत्री जी कि पुरुषोत्तम राम वो इस बात के प्रतीक थे। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। इस मौके पर विज ने शायराना अंदाज में कहा कि खत्म हुआ 500 साल का इंतजार, अयोध्या जी में बनना शुरू हो गया राम मंदिर दरबार। सैकड़ों बरसों की मेहनत रंग लाई है, आज हर हिंदुस्तानी बधाई दे रहा है। खत्म हुआ 500 वर्षों का इंतजार, अयोध्या जी में बनना शुरू हो गया राम दरबार। सैकड़ों वर्षों की मेहनत रंग लाई है, आज हर हिंदुस्तानी को बधाई है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पंचकुला की ओर से बीजेपी कार्यालय में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान हवन का भी आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया और विधानसभा स्पीकर भी मौके पर मौजूद रहे। विश्व भर में प्रसिद्ध कानी शॉल को बनाने में कश्मीर की महिलाएं बड़ी भूमिका अदा करती हैं। कानी शॉल बनाने वाली इसरत का कहना है कि सरकार को इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए और मदद करनी चाहिए और ऐसी भी सुविधा देनी चाहिए जिससे ये काम घर में ही किया जा सके। हम यहाँ पे करते हैं कानी शॉल का काम, जो ना सारे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन इसकी एक ख़ास अपनी जो है पहचान होती है, अहमियत होती है। इसमें हम लगते हैं 6 महीने भी लगते हैं, 6 महीने से ज़्यादा भी। जैसा जो काम होता है, इसकी जो तालीम होती है वो अलग अलग किस्म की होती है, कभी कोई टफ़ होती है तो कभी कोई इजी होती है। जी होते हैं लूम्स, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं यहाँ पे, मगर गवर्नमेंट जो है इसने हमारे लिए ऐसा नहीं किया कि हम ये काम घर में कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसा कीजिए हम ये काम आगे घर में भी कर सके। सर ये काम ज़्यादा अच्छा है, इससे सबका फ़ायदा होता है। हम चाहते हैं कि ये आगे और बढ़े, ताकि कानी शॉल भी आगे बढ़े और हम लड़कियों का रोज़गार भी बढ़े। ये जैसे कि यहाँ का फूल जो मशहूर है, इसी तरह ये भी कानी शॉल भी यहाँ पे कश्मीर में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये फेमस है पूरी दुनिया में। तो किस तरह यहाँ सिखाता है, कौन आपको ये लूम वगैरह देता है? सर ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से लूम आते हैं, तो वहीं पे फिर हमें वहाँ से सर आता है जो हमें सिखाता है, जो बहुत अच्छा सर है। राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में भी लोगों ने भगवा झंडे लेकर रैली निकाली। भारतीय मूल के लोगों ने इस मौके पर खुशी जाहिर की और कहा कि ये खुशी का पल है जिसका भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वाले लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था। We thank the entire Hindu community, entire humanity, that after a struggle of more than 400 years and millions having sacrificed their lives, we finally had a token of justice from the Indian democratic system, and we thank Narendra Modi very much for that. और ये पल हिंदुस्तान के लिए नहीं, जो भी हिंदू पूरे दुनिया में रहते हैं वो हर्ष और उल्लास से है, और मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं मैं अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हिंदू समाज को पिछले हजारों सालों के अंदर कई बार क्रश करने की कोशिश की, लेकिन हिंदू समाज हमेशा उठ खड़ा हुआ। आज़ादी के बाद हमने सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, और जैसे कि हम कहते हैं हिंदुत्व वाले, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है।
एनबी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel. उधर जम्मू कश्मीर में युवाओं का ध्यान खेल की तरफ करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कुपवाड़ा में युवाओं को खेलने के लिए सुविधा बढ़ा दी गई है। युवाओं के खेलने के मैदान को नए तरीके से तैयार किया गया, जिसको लेकर स्थानीय खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिला। एक स्थानीय कोच का कहना है कि पिछले कई सालों से कश्मीरियों से तकलीफ ही देखी है, अब थोड़ा ये एंजॉय भी कर पाएंगे, जो कि जरूरी है। एक्चुअली जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, यहाँ का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा है। जब हम छोटे थे तब यहाँ पे ग्राउंड नहीं था, तो हमारी जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल यूथ है, जो उस टाइम के यूथ थे और हमारे जो बुजुर्ग है, उन लोगों ने बहुत ही अहम रोल अदा किया, इसको अच्छे तरीके से बनाया, हमारा ग्राउंड एक बनाया। उसके बाद पिछले 2 सालों से भी यहाँ पे इसको बढ़ाया गया, इतना लंबा नहीं था इसको वैसे भी मतलब जे&के रियासत में यूटी बना है, तो एक साथ से कितना आप देख रहे हैं चेंज हो रही है जब से यूटी बनी है, फंडिंग में या स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ टैलेंट भी बहुत अच्छा है। जी एक्चुअली फंडिंग तो हो रही है और हम ये चाहते हैं कि जो फंडिंग होती है उसको एक्यूरेट यूटिलाइजेशन हो जाए उसकी। हमारा जो ये ग्राउंड है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा यूथ जो है वो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे खेल कूद में भी अपना टैलेंट हुनर दिखा रहे हैं। ये ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ सपोर्ट्स की तरफ भी नौजवानों को जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने इलाके की बात करूंगा, इस एरिया में ग्राउंड हमें प्ले फील्ड या प्ले ग्राउंड कहीं पर नहीं था। तकरीबन 30 गाँव इस एरिया में आते हैं। हमारा जो लंगेट ब्लॉक है, इस दायरे में 30 गाँव आते हैं। 30 गाँव से बच्चे आते हैं यहाँ खेलने के लिए। एक बड़ा ग्राउंड उनके लिए हमने तैयार किया है। इसमें RDD महकमा जो हमारा है, रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने काम किया है और काम चल रहा है। इसमें अभी भी इसमें पैसे लगेंगे। हमने ये इनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट किया है, लेवलिंग की है इसकी और फिलिंग की है, फेंसिंग 2 साइडों से हुई है, अभी करनी और बाकी है। खेल की तरफ ज़रूरी है, खेल के बगैर आप देख लीजिए आज इतनी मुहलिक बीमारियाँ इंसान को लपेट लेती है, जिस तरह कोविड-19। अगर खेलेगा कूदेगा ठीक तरह से इंसान, तो उसको बीमारियां भी नज़दीक नहीं ज़्यादा आएंगे। इसी तरह नशो नुमा के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आप देख लीजिए, आप जितने भी जो भी स्पोर्ट्स मैन जो है पूरी दुनिया में, उनको ज़्यादा बीमारी नहीं लगती है। अगर देखा जाए यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ कोई टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब हाँ ज़रूर यहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कमी थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत उनका भी स्ट्रेस है यहाँ। वो यहाँ खासकर कश्मीर वैली में हमने बहुत से जगहों पर जो कन्वर्जेंस मोड में हमने रूरल डेवलपमेंट ने बहुत सारे जो प्ले फील्ड्स बनाए हैं, जिसमें हमारे बच्चे जो खासकर जो ये यहाँ हिली एरियाज़ के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको ये मैसर नहीं होता है मिसाल ये प्ले फील्ड्स, ताकि वो निखार सकेंगे वो अपना टैलेंट। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्लाज्मा बैंक का VC के जरिए उद्घाटन किया और कहा कि प्लाज्मा दान राज्य में जन आंदोलन बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राउरकेला, बुर्ला और बेरहामपुर के चरणों में सरकारी अस्पतालों में 3 और प्लाज्मा बैंक खोले जाएंगे। पटनायक ने ये भी कहा कि उड़ीसा में कोविड-19 के प्लाज्मा उपचार के नतीजे बेहद उत्साहवर्धक हैं। मुझे विश्वास है कि प्लाज्मा दान समुदाय प्रेरणा वाला जन आंदोलन बन जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेंगे। उधर परमजीत सिंह दहिया ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में बयान दिया है। DCP ने कहा है कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उसने कहा गया कि रिया चक्रवर्ती को पुलिस स्टेशन बुलाया जाए और डराया धमकाया जाए। और क्या कहा DCP ने, आइए सुनते हैं।
पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह बोला जा रहा है कि मिरांडा नामक व्यक्ति को किसी तरह एक दिन पुलिस कस्टडी में रखा जाए एंड ही इज गोइंग टू स्पिल द बीन्स। बिना रिटर्न कंप्लेंट के, बिना एफआईआर के, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए कैसे पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है? दिस इज पेटेंटली इलीगल। आई रिफ्यूज टू डू दैट। फैक्ट सामने आए, उन्हें बिल्कुल क्लियर कट बोला गया कि आप रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, इमीडिएटली दीजिए। कोई भी रिटर्न कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई। तो अभी बिहार में और 18 मई को दोबारा व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे भेजे गए। 5 मई के मैसेज में उन्होंने बोला है कि मैंने सुना है कि आईपीएस अधिकारी मुंबई में कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, अपना ख्याल रखिए। 18 मई को दोबारा एक मैसेज था कि कुछ भांडुप में लोग फंसे हुए हैं, उन्हें वापस अपने गांव जाना है, उनकी मदद कीजिए। इन दोनों मैसेजेस में पुराने मैसेज का कोई जिक्र नहीं था। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक टाइपराइटर आर्टिस्ट ने भगवान राम बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाई है। आर्टिस्ट गुरुमूर्ति का कहना है कि वो इस तरह से तस्वीरें 1967 से बना रहे हैं। भगवान राम की जो तस्वीर उन्होंने बनाई है वो 4 घंटे में बनकर तैयार हुई। इससे पहले वे कई बड़ी हस्तियों और महापुरुषों की भी तस्वीर बना चुके हैं। पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में एसडीएम संजीव कुमार की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिले में खलबली मच गई है। डिप्टी कमिश्नर अमृत कौर गिल ने बताया कि बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा फतेहगढ़ साहिब के सांसद डॉक्टर अमर सिंह, विधायक कुलजीत सिंह नागरा व सिवठाना के विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी और डिप्टी एसएसपी अमनमीत कौर समेत जिले के कई सीनियर अधिकारी एसडीएम के संपर्क में आए थे, जिसके बाद सांसद और विधायकों ने अपने घरों में एकांतवास कर लिया था। साडा लेटेस्ट अज सवेरे एसडीएम है जिहड़ा लोकल मिस्टर संजीव कुमार वो पॉजिटिव आए हैं। उन्हों का कोई उन्होंने लग रहा सी टैंपरेचर ते टेस्ट कराया, पॉजिटिव आए हैं तो उन्होंने तो डेफिनेटली घरे भेजता तो जो भी कोविड का प्रोटोकॉल हैगा उन्ना चिर वो घर ही रहणगे जब तक बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुंदे। ते उहदे नाल फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दे विच असीं भी सारे कल, क्योंकि साडी असीं सब इत्थे जिला फतेहगढ़ च 4 तरीक नूं होए सी इकट्ठे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ 2 ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਐਮਐਲਏ ਮਿਸਟਰ ਨਾਗਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਐਮਐਲਏ ਬਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਜੀਪੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਲੋ ਸੈਂਪਲਸ ਅਸੀਂ ਦੇਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਨਾਗਰਾ, ਮਿਸਟਰ ਜੀਪੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾइन ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर जहां देश भर में खुशी का माहौल है, वहीं प्रदेश में भी लोग जगह जगह कई कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल के कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भूमि पूजन के अवसर पर आमजन के बीच लड्डू बांटे गए। और कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में जहां टेलीविजन के माध्यम से राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम लाइव देखा गया, वहां राम मंदिर बनाने की खुशी में जमकर पटाखे भी छोड़े गए। इस लाइव प्रसारण के दौरान हिमाचल प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष राम सिंह कार्यकर्ताओं के संग विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज 5 सदी के बाद श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा वहां पर उस गर्भगृह पर आज राम मंदिर का भव्य मंदिर बनाने के लिए जो आज नींव रखी गई, इससे पूरे विश्व में और पूरे भारतवर्ष में आज खुशी का माहौल है। और जैसे कहते हैं हमारे शास्त्र भी, वसुदेव कुटुंबकम, उसको देखते हुए पूरे विश्व में आज इसका बहुत हर्षोल्लास है। और आज कुल्लू में भी जिस प्रकार से जगह जगह पर लोगों ने इसका लाइव प्रसारण सुना और देखा, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भगवान राम जो है पूरे विश्व में और पूरे भारतवर्ष में हर जगह पर जहां हम इस वक्त कोरोना महामारी के दौर में गुजर रहे हैं, उसको देखते हुए जो आज शिलान्यास किया गया, जो भूमि पूजन श्रद्धेय मोदी जी के द्वारा किया गया, मुझे लगता है कि अगर ये महामारी ना होती तो शायद लाखों की संख्या में
लोग वहाँ पर जाते, परंतु हमने लाइव प्रसारण के द्वारा भी हमने ये महसूस किया कि हम अयोध्या की धरती पर ही सीधा जो भूमि पूजन का जो है, हम वहीं से ऐसा अनुभव हमें आज मिला। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में बड़ा हादसा हो गया है। नाव में सवार 3 बच्चे गागरा नदी में डूबे हैं। एक की मौत हो गई है, 2 बाल बचे हैं। डीएम ने की एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम की मांग। धनघट्टा थाना क्षेत्र की घटना, जो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के संत कबीर नगर से। इससे पहले भी एक खबर हम आपको बता चुके हैं और ये दूसरी वारदात। नाव में सवार 3 बच्चे घाघरा नदी में डूबे हैं। एक की मौत हो गई है जबकि 2 बाल बच गए हैं। डीएम ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की मांग की है और धनघट्टा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। इससे पहले जो हम आपको खबर बताई थी यूपी के मऊ की, तो वहां पर भी 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ताजा अपडेट जानना चाहेंगे आपसे प्रजापति जी। जी बता सकते हैं कि नाव में 3 सवार थे जो गांव से बंधे पर जाते समय नाव पलटने से हुआ है हादसा जी, जिसमें 2 लोगों की जान बचाई गई लेकिन एक की मौत हो गई है जी। तो हादसे की वजह क्या जल स्तर ज्यादा था या सवार बच्चे खुद थे? जी, घाघरा नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित है। उसी में खैरा गांव से जो गांव से बंधे पर जाते समय की नाव पलट गई, जिसमें से 2 लोगों की जान बचाई गई, एक तीसरे की मौत हो गई। जी। और जिस हमने एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीम की मांग की है। तो स्थानीय प्रशासन की ओर से नदी जो घाघरा नदी है उसके लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है क्या? लोगों को चेतावनी नहीं दी गई कि जलस्तर ज्यादा है, वहां पर ना जाएं? एसडीएम द्वारा दिया जा रहा है कि मतलब बचाव के लिए सब कुछ व्यवस्था की जा रही है जी। लेकिन बावजूद भी यह हादसा हो गया है। जी। तो इलाके का स्थानीय वहां पर पानी का जलस्तर, जैसे नदी का तेज बहाव भी है, जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, तो आसपास के इलाकों की क्या स्थिति है? बहुत ही भयानक है, क्योंकि वहाँ की जो घाघरा नदी है बहुत तेजी से बढ़ रही है जी। और दर्जनों गांव जो प्रभावित हैं और उनसे उस गांव से बाहर भी निकाला गया है। जी। चलिए रवि प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ ताजा अपडेट साझा करने के लिए। और यूपी के संत कबीर नगर में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर जो नाव में सवार 3 बच्चे थे वो घाघरा नदी में डूबे, लेकिन एक की मौत हो गई और 2 बाल बच गए। तो रुक करते हैं खबरों का, जहां भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। जहां देश के मंदिरों में राम नाम का जाप हो रहा है, तो वहीं हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मंदिरों में भी जो है वो खूब सजाए गए। हर चौक चौराहे पर भगवान राम के नाम का जाप हो रहा है। जिस समय राम मंदिर को लेकर लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय कुरुक्षेत्र के रहने वाले सुभाष नरूला ने कहा था कि 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक जेल में यातनाएं भी दी गई और जब वो राम मंदिर निर्माण में कार सेवा के लिए गए तो उन्हें उत्तर प्रदेश की जेलों में अलग अलग जगह पर रखा गया। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि आज खुशी हो रही है कि उनकी मेहनत रंग लाई है। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई। आज जो खुशी आज हो रही है कि शायद इतनी सदियों में भगवान राम के वहाँ जब लोग रहते होंगे उनको होगी, जितनी खुशी आज हमें हो रही है। कितने दिन अयोध्या के लिए जेल में रहना पड़ा था आपको? इसके लिए हमें कईयों को 9 दिन रखा गया, कईयों को 7 दिन जेल में रखा गया। उन्नाव जेल में रहे थे तो 9 दिन में भी रहे और कई 7 दिन में वापस आ गए थे। आज देखिए लगभग 500 साल के बाद किस प्रकार से इस देश पर ग्रहण लगा था, आस्था पर ग्रहण लगा हुआ था और किस प्रकार से पिछली सरकारों की अकर्मण्यता के कारण भगवान राम जो है हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे राष्ट्र के जो महापुरुष हैं, तो वो किस प्रकार से टेंट में रहने को मजबूर थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के 56 इंची उस सीने का कमाल है कि आज आप ये उल्लास और आज किस प्रकार से भारतवंशी जो पूरी दुनिया में रहते हैं, किस प्रकार से आज हर्ष का विषय है और जगह जगह पर इस प्रकार से आतिशबाजी छोड़कर और लड्डू बांटकर वो अपने उत्साह को दिखा रहे हैं। ये आप सब
उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से महिला, किशोरियों और बच्चों के लिए 2 नई योजनाओं का शुभारंभ किया और महिला और किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के शुभारंभ अवसर पर हरियाणा के सिरसा से लघु सचिवालय में बैठक कक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त रामेश चंद्र बिडान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और महिला और किशोरी सम्मान योजना के तहत जिले में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए। वहीं मुख्यमंत्री ने दूध उपहार योजना के तहत 6 वर्ष तक के लाभ पर 25,000 बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को फोर्टिफाइड सिकिड मिल्क पाउडर भी दिया। आज हमारे माननीय सीएम साहब ने 2 योजनाओं का उद्घाटन किया है महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से, जिसमें एक है महिलाओं एवं किशोरी सम्मान योजना, जिसके तहत 10 से 45 वर्ष की बीपीएल महिलाएं 334 गांव में अपने सिरसा डिस्ट्रिक्ट के सभी में से हमने बीपीएल फैमिलीज ली है और उन बीपीएल फैमिलीज को सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाए जाएंगे आज से जो उद्घाटन हुआ है उसके तहत। और गांव में, हर गांव में, शहर के भी हर क्षेत्र में, एमसी क्षेत्र में हमने आज ये शुरुआत करवा दी है, जिससे कि सैनिटरी नैपकिन गाँव में आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा, सुपरवाइजर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं। आज से शुरू हो जाएंगे और ये 1 साल तक निःशुल्क सेवा चलेगी सैनिटरी नैपकिन की। दूसरी हमारी योजना है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। इसके तहत हमें 1 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिलाएं जितनी भी आंगनवाड़ी केंद्र में आती हैं डेली, उन सभी को ये दूध, मीठा दूध दिया जाएगा। ये कई फ्लेवर में है, बटर स्कॉच में है, रोज में है, वनीला में है, तो ये दूध भी उन बच्चों को दिया जाएगा। और तैयार करने की विधि भी हमने कल ही सारे गांव में इसकी डेमोस्ट्रेशन भी करवा दी थी और आज से ये शुरू कर दिया जाएगा, जिसको पी के, मतलब ये फोर्टिफाइड मिल्क है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन की कमी रहती है वो कमी भी बच्चों की और महिलाओं की पूरी हो जाएगी और एक प्रेग्नेंट महिला स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे सीएम साहब ने एक फोर्टिफाइड आटा भी शुरू कर दिया है। हमारे जो बेनिफिशरीज आते हैं आंगनवाड़ी में, वो भी हम नेक्स्ट मंथ से शुरू कर देंगे। हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है उसका। उसमें पहले वीट देते थे और आटा, सिंपल आटा के हम मेन्यूज़ के अनुसार हम उनको दे रहे थे रेसिपीज़। अब हमने फोर्टिफाइड आटा शुरू कर दिया है, जिसमें भी कोई भी न्यूट्रिशन की अगर कमी होती है, सप्लीमेंट के तौर पे उनको दिया जाएगा बेनिफिशरी को। उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ने बुधवार के निर्देशानुसार जिम ओपन हो गए हैं। सरकार के फैसले से एक तरफ जिम संचालक खुश तो दूसरी ओर वहीं जिम एक्सरसाइज करने वाले भी बेहद खुश हैं। वहीं बात की जाए जिम में आने वाले लोगों की, तो यहां आने वालों के संख्या में बेहद कम है। जिम संचालकों ने कोरोना से खुद और जिम में आने वाले लोगों को बचाने के लिए सैनिटाइज के साथ मास्क का इस्तेमाल करना भी अनिवार्य कर दिया है। जिस तरीके से अनलॉक 3 है उसमें आज से जिम ओपन किए गए हैं, सरकार के फैसले को किस तौर पर देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का जो भी फैसला है अच्छा है और हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं शासन और प्रशासन का, और हमें जो गाइडलाइन दी गई है हम उसी के आधार पर चलेंगे। क्या क्या आपने व्यवस्था कर रखी है जिससे कि जो कोरोना काल है उसमें तमाम दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या आपने अपनी फैसिलिटी दे रहे हैं आप आने वालों को? कोविड-19 को हम नज़र करते हुए देखते हैं कि हमने जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे उपकरण लगा रखे हैं। गेट पे हमने सैनिटाइज़र मशीन लगा रखी है और अदरवाइज़ जहाँ काउंटर पे है हर मशीन पे एक सैनिटाइज़र और टिश्यू पेपर्स, थर्मो स्कैनिंग वगैरह, मतलब मीन्स जो भी हमने यहाँ पर फैसिलिटीज़ होना चाहिए कोविड-19 से बचने के लिए सब की हुई है। पिछले जो 5 महीने निकले आपके, किस तरीके के निकले, क्या कहना चाहेंगे? अब ये किसी ने अपने पर्पज़ से तो किया नहीं था। अब ये एक मतलब मेडिकल लाइन है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते और सबने जो भी हमें कहा गया ऑफ करने के लिए, हमें कोई परेशानी नहीं है और बहुत परेशानी हो रहे थे बट क्या है कि निकल गए, अच्छी बात है। अब ओपन कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर हाल ही में मशहूर लेखक चेतन भगत ने भी ट्वीट किया है, जो सबका खूब ध्यान खींच रहा है। अपने ट्वीट में चेतन भगत ने श्री राम मंदिर शिलान्यास समारोह की भारतवासियों को बधाई दी है। साथ ही कहा है कि भारत राम की निगरानी के अवसर समृद्धि, प्रेम, सद्भाव, अखंडता और भाईचारे का संदेश देश में बने। चेतन भगत का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही लोग इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। जिले में कोरोना के 56 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद केसों की संख्या 1810 पर पहुंच गई है। के बाद जो टोटल पॉजिटिव केसों की संख्या है अंबाला में 1810 हो गई है और इन 56 नए केस आने के बाद जो एक्टिव केस हैं अंबाला में 302 एक्टिव केस हैं और आज 59 केस डिस्चार्ज हुए हैं। तो डिस्चार्ज केसों की जो टोटल कुल संख्या आज तक 1491 डिस्चार्ज हो चुके हैं। जो आज मामले सामने आए हैं उनमें नारायणगढ़ से 1 है, 2 शहजादपुर से है, 3 चोड़मकपुर से हैं, 14 अंबाला सिटी से हैं, 33 मामले अंबाला कैंट से हैं और 3 मामले मुलाना से हैं। इसके साथ साथ आज हमने जो कल से हमारी बैंकों में जितने भी बैंक थे उनमें पिछले दिनों कुछ एक दिनों बैंक एम्प्लॉय पॉजिटिव आए थे, तो बैंकों में हमने रैपिड एंटीजन से टेस्टिंग की है। तो हम इन 2 दिन में लगभग 1000 के आसपास हमने बैंक एम्प्लॉयज की टेस्टिंग की है, जिनमें से 7 बैंक एम्प्लॉय पॉजिटिव आए हैं। और ये है कि आज हमारी जो उधर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार की रात को 4 और 5 अगस्त के लिए कर्फ्यू लगाया था। अवधि के पहले ही हटा दिया था। प्रशासन के इस फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि आखिर रात कर्फ्यू हटाने का जो फैसला लिया गया वे बहुत बेतुका है। उन्होंने कहा कि जब सामूहिक सजा देने की बात आती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन कोई भी कागजी राह नहीं छोड़ते हैं और लोगों को कर्फ्यू लगाकर बंद कर दिया जाता है। बता दें कि मुफ्ती का ट्विटर अकाउंट उनकी बेटी इत्लिजा घर से चला रही हैं। बता दें कि कुछ समूहों की ओर से 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाने की सूचना मिलने पर श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया था। इस पर आलोचना के बाद लगाए गए कर्फ्यू को हटाने का निर्णय लिया गया था। राम मंदिर निर्माण को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया था। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि धर्म की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की है। देश के 2 टुकड़े करवाए, सिखों का कत्लेआम करवाया। बीजेपी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यानी कि सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। धर्म के नाम पर तो राजनीति की है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश के 2 टुकड़े करवाए। धर्म के नाम पे राजनीति की है कांग्रेस ने। 1984 में सिखों का कत्लेआम कराया। भारतीय जनता पार्टी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र की राजनीति नहीं करती। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का कहना है कि बेहतर प्रबंधन और उत्पादन वाले माहौल की वजह से हरियाणा में एक बार फिर से राज्य से मजदूरों को वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है और जल्द ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन जोर पर पकड़ लेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने बेहतर प्रबंध के चलते औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उन्होंने इस दौरान भिवानी जिले में नए वेयरहाउस गोदाम बनाने, दूध डेयरी प्रसंस्करण उद्योग लगाने और टिड्डियों के विषय पर भी बात की।
किसानों का क्षेत्र है। सबसे पहले तो मैं किसानों से ये आग्रह करता हूं कि वो सावधान रहें। टिड्डी दल का प्रजनन राजस्थान में बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। राजस्थान के एक ज़िले को छोड़कर सभी ज़िलों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त टिड्डियाँ ने वो बच्चे दिए हैं और हमारे यहाँ जो इस अगले आने वाले 3-4-5 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं रहेंगी। हमारा प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और 6-7 अलग अलग गैंग में टिड्डियाँ आई हैं और हमने 90% तक उनको मारने में सफलता मिली है। इसी तरह बिजली का प्रबंध करना है, पानी का प्रबंध करना है। हमारे यहाँ कृषि का इलाका है तो कृषि के लिए अलग अलग योजनाएं बनानी है। वेयर हाउसिंग की हम स्कीम लेके आएंगे। दूध के लिए यहाँ पर जो है डेयरी का अलग से कोई प्रोजेक्ट बनाने की है। और कोरोना काल में भी हमारे प्रशासन ने जो यहाँ के लोगों को, जो गरीब आदमी थे, उनके लिए अच्छा काम किया है। और हरियाणा में इसी वजह से दोबारा से मजदूर जो है चल के आने शुरू हो गए हैं, औद्योगिक उत्पादन शुरू हो गया है। और मोटे तौर पर हमारी नीति, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति की वजह से औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ गया है। जीएसटी का कलेक्शन भी एट पार आ गया है। जितनी तेज़ गति से हम रिवाइव कर रहे हैं, दुनिया का और कोई देश नहीं कर रहा। हमारा भविष्य उज्जवल है, भारत तरक्की करेगा। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में हुए राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में साइबर सिटी हर्षोल्लास से डूबी हुई नजर आई। इस दौरान जहां गुरुग्राम के अलावा अलग अलग इलाकों में कहीं हवन हुए तो कहीं बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस सजावट के बीच गुरुग्राम के समाजसेवी और तमाम धर्मों के लोगों ने मिलकर जरूरतमंद लोगों का सामान बांटा। दरअसल ये तस्वीरें उन पलों की खुशी का एहसास करवा रही हैं जिसका इंतजार हमारे देश के लोग बीते 500 सालों से कर रहे थे। राम मंदिर का भूमि पूजन हो चुका है। इस मौके पर देश भर में जगह जगह पूजा अर्चना की। बेंगलुरु में भी राम मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर श्रद्धालु भी मंदिर पहुंचे। सभी ने सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान का राम का अनुष्ठान किया। We are constructing the Rama temple in Ayodhya. We are very much happy. At this time, I request all the people at the time of Shilanyasa and evening at the Deepotsava, all should supposed to do this Ramanama, Akhanda Ramanama Japa. I'll request all the people, devotees, to Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. They have to chant kindly. They have to chant. हिमाचल के जिला कांगड़ा में संडे एसीएफ की शुरुआत की गई, जिसमें आशा वर्कर घर घर जाकर हर संडे को स्क्रीनिंग कर रही हैं और जिसमें टीबी के लक्षण लगते हैं उसके सैंपल भी लिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से केस डिटेक्ट होना शुरू हो गए हैं। ये जानकारी एडीसी कांगड़ा राघव शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित 4 बैठकों की अध्यक्षता करने के बाद दी। एडीसी ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए 2022 तक टारगेट अचीव करने का निर्णय लिया गया है। उसके टारगेट की समीक्षा की गई है। सरकार की ओर से ये योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें से मरीजों का उपचार हुआ है, उनका फीडबैक भी लिया जा रहा है। आज 4 बैठकें यहाँ पे आयोजित की गई है हेल्थ विभाग द्वारा। जिला शयनो निवारण समिति, डिस्ट्रिक्ट टीबी फोरम और कोमॉर्बिडिटीज़ की जो कमेटी है उसकी बैठक हुई है। स्पेसिफिकली टीबी में, क्योंकि हमने राष्ट्रीय स्तर पर और हिमाचल स्तर पे ये निर्णय लिया है कि टीबी का उन्मूलन का टारगेट हम 2022 तक अचीव करेंगे, तो उसके टारगेट्स की समीक्षा भी की गई है। साथ में जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, निक्षय पोषण योजना और अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ है, उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है कि कैसे इन जो स्कीम्स हैं उसमें कोई इश्यूज़ हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जिससे पेशेंट्स को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसका फीडबैक भी लिया गया है। तो जिला कांगड़ा में हमने जो है एक संडे एसीएफ की शुरुआत की है। जो हरियाणा एसजीपीसी के कार्यकारी प्रधान और तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल बुधवार को सिरसा पहुंचे और गुरुद्वारा श्री 10वीं पातशाही में पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता से पहले सिख संगत और जत्थेदारों ने जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल को सम्मानित भी किया। मीडिया से रूबरू होते हुए दादूवाल ने बादल परिवार पर निशाना साधा। जत्थेदार ने कहा कि हरियाणा एसजीपीसी कमेटी का गठन 2014 में हुआ था और अकाली दल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इसे चैलेंज किया गया। 5 गुरुद्वारों का प्रबंधन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है और कमेटी चाहती है कि प्रदेश भर के तमाम गुरुद्वारों की संभाल कमेटी ही करे।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਗੂ ਸਿਹਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਲਮਕ ਰਹੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ शाह जी, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। हिमाचल के नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया वन मंत्री और खेल मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र आए। नूरपुर पहुंचने पर उनका स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राकेश पठानिया ने पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया। उन्होंने कहा कि मीडिया हमेशा नूरपुर की तरक्की कैसे हो सकती है उन मुद्दों पर विशेष ध्यान दे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नूरपुर और अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम करना है। जिन्होंने नूरपुर को कई बार मंत्रिमंडल से पद से सम्मानित किया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से नूरपुर सब डिवीजन के बीच से मैं पहला कैबिनेट मिनिस्टर। मुझसे पहले जो यहाँ पे राजीव सुशांत जी या हरबंस राणा जी भाजपा से बने, वो दोनों स्टेट मिनिस्टर बने। केवल सिंह जी मूल रूप से ज्वाला जी से जीते थे और उनका संबंध कांग्रेस से था। सुजान सिंह पठानिया जी का भी संबंध कांग्रेस से था और आदरणीय सत्यनारायण जी का भी संबंध कांग्रेस से था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, कि नूरपुर सब डिवीजन से पहला कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करना चाहूँगा। हरियाणा के टोहाना के गांव डांगसरा स्थित अपने निवास स्थान पर पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने जय श्री राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम लाइव देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास पत्र रखने के बाद लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान सुभाष बराला ने कार्यकर्ताओं सहित जय श्री राम का उद्घोष कर मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने को लेकर देशवासियों और प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। आज सब जो भारतवासी हैं और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग पूरी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, उनके साथ साथ मेरा भी ये सौभाग्य है कि आज भगवान राम के जन्म स्थान पर जो भूमि पूजन हुआ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उसको देखने का अवसर प्राप्त हुआ। ये जो दिन आज आया है, 500 सालों के संघर्ष के बाद देश में बैठे और विदेशों में भी रहने वाले करोड़ों करोड़ ऐसे नागरिक जो ये चाहते थे कि भगवान राम के जन्म स्थान के ऊपर भव्य मंदिर का निर्माण हो। झांसी जिले के सबसे बड़े नगर माऊ रानीपुर से भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद जिलाधिकारी आंध्र बामसी ने एसएससी दिनेश कुमार पी के 7 कोतवाली और सीएससी का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि माऊ रानीपुर के लोगों में मास्क लगाने की लापरवाही बरती गई है और सफाई की स्थिति अच्छी नहीं है, जिससे माऊ रानीपुर में संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि मास्क नहीं लगाने वालों को 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि माऊ रानीपुर में 11 कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर शीघ्र शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए स्टाफ की व्यवस्था भी की जा रही है। और कप्तान साहब की तरफ से जॉइंट इंस्पेक्शन का आयोजन था, इसमें कोविड को देखते हुए हम और यहाँ के रेगुलर क्राइम को देखते हुए कप्तान साहब के माध्यम से
समीक्षा की गई। मुख्य रूप से मौरानीपुर में 2 कमियां पाई गई है। भारत पेट्रोलियम की ओर से स्मार्ट लाइफ ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए से ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा दी जाएगी। इस ऐप के जरिए डीजल और पेट्रोल खरीद पर ग्राहकों को स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। आपको उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिलेगी, आपको उसके स्टेटमेंट मिलेंगे। तो ये काफ़ी तरह से एक अच्छा स्मार्ट ऐप है। आप अगर इस ऐप को यूज़ करेंगे तो आपको डिजिटल बेनिफिट के तहत 0.75% का कैशबैक भी मिलेगा। तो आपके लिए एक स्मार्ट सेविंग और स्मार्ट रिवॉर्ड्स भी इसके तहत मिल पाएंगे। तो ये कस्टमर्स को काफ़ी हद तक बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सर, इसके लिए दिनेश पेट्रोल पंप को ही क्यों चुना गया है? दिनेश पेट्रोल पंप हमारा एक बहुत अच्छा डीलरशिप है, जिसने मिर्ज़ापुर ज़िले में काफ़ी अच्छा नाम रोशन किया है। कस्टमर इस पंप को अपनी गुणवत्ता के लिए और सर्विस के लिए जानता है। इसके लिए आज हमने दिनेश पेट्रोल पंप का इसके लिए चयन किया। इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल एनबी न्यूज पर यूं ही लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे यान सुनील हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।